कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कहते हैं कि कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो पंक्ति है वो कुछ लोगों पर ही सटीक बैठती है। नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा त्रिवेदी और हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय उस विशेष व्यक्तित्व से करवाते हैं जो समाज बदलने में, या ये कहें कि समाज में एक नई क्रांति लाने का बीड़ा उठाए रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि अगर समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया भी तरक्की करेगी। जी हाँ, आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो सेवा, चिकित्सा, समर्पण, सामाजिक जागरण सभी विषयों को अपने आप में एक साथ समेटे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर राजेश शर्मा जी का। जी हाँ, चिकित्सा, सेवा, आध्यात्म और समाज जागरण, इन चारों आयामों को जैसा कि हमने बताया कि अपने आप में वो समेटे हुए हैं। डॉक्टर शर्मा जी एक ख्याति प्राप्त ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं एवं हाई वेलोसिटी ट्रामा विशेषज्ञ हैं और आप भोपाल स्थित नर्मदा ट्रामा सेंटर के प्रमुख भी हैं और वर्षों से असंख्य लोगों को नया जीवन भी आप प्रदान कर रहे हैं। साथ ही चिकित्सा को आपने केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा और साधना का माध्यम बनाया है। आप आरोग्य भारती की आध्यात्मिक स्वास्थ्य आयाम के अखिल भारतीय प्रमुख हैं और आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत के माननीय अध्यक्ष का दायित्व भी सफलतापूर्वक आप निर्वहन कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आप नर्मदा जीवनदायिनी संस्था के संस्थापक के रूप में भी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। शायद हमें लग रहा है कि कम शब्दों में या बहुत छोटे समय में जो आपने उपलब्धियां हासिल की हैं वो हम नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हम एक आपसे ही आपकी जीवन यात्रा को जानना चाहते हैं। कैसे समाज सेवा, चिकित्सा, सामाजिक दायित्व, अध्यात्म और आरोग्य भारती, बहुत सारे प्रकल्प आप एक साथ लेकर चल रहे हैं और सभी के साथ न्याय करते हुए सभी में बिल्कुल समान रूप से सभी में समय भी देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। किस तरह से, कैसे आपका आना हुआ और उस जीवन यात्रा पे हम सर्वप्रथम प्रकाश डालना चाहेंगे। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पूर्वा जी, आपने उतना मैं हूँ नहीं जितना आपने अपने दर्शकों को मेरे बारे में बताया है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मोटिवेशन होता है ना। हम अवार्ड देते हैं, जैसे कोई धावक है 100 मीटर में 4 लोग दौड़ते हैं, जो पहला आता है तो हम उसे गोल्ड मेडल देते हैं। हम अपने बच्चों को लालच देते हैं कि तुम अच्छे नंबर लेके आओ तो हम तुमको साइकिल दिला देंगे, घड़ी दिला देंगे। तो ये एक प्रकार से एक मोटिवेशन होता है, ये जी, है ना। हम उनको लालच दे के मोटिवेशन, तो बच्चा जो है एक उत्साह में और अच्छे काम करता है जी। तो जब इस तरह से जीवन में हमको अनायास कुछ चीज़ें हासिल होती हैं और हम हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ ईश्वर के समक्ष घुटने टेक के हम जब उसका धन्यवाद करते हैं तो इसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है जी। तो ग्रेटिट्यूड जो है, जब एक पिता अपने बच्चे की हर जिद पूरी करता है जी। वो इसलिए पूरी करता है कि जो बच्चा है वो पिता के उन सोचे हुए मापकों पे पूरा उतरता है जैसा उसने पालक ने सोचा है। तो ये एक प्रकार से 1:1 एक कनेक्ट हो जाता है। बच्चा वैसा ही करता है जैसा पिता चाहता है, पिता उसके एवज में उसको और चीज़ें देता है। तो हमारे जीवन में हमारा जो जीवन है उसका जो पालक है पिता, जो परमात्मा है, जब हमको जीवन समझ में आ जाता है तो आप ये बात मानिए, ये विश्वास है मेरा कि हमको वो सब चीज़ें हासिल होने लगती हैं। कभी कभी लगता है कि शायद मेरी क्षमता नहीं है ना। ऐसा कहते हैं ना कि ईश्वर कभी भी छप्पर फाड़ के देता है, तो उससे भी बढ़ के अगर कोई चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से जब जीवन में चीज़ें मिलती हैं तो आप अपना जीवन समर्पित करते हो उस पिता की इस दुनिया में, जैसे आप समाज सेवा कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि परार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। मैं स्वार्थी हूँ तो स्वार्थ तब बुरा होता है जब मैं केवल अपना हित देखता हूँ और उसमें किसी का अहित करता हूँ, तो वो बुरा माना जाता है। बट मुझे लगता है कि जब आप सेवा के रूप में सबको प्रसन्न देखना चाहते हो तो ईश्वर आपकी प्रसन्नता देखता है जी। ये फार्मूला जो है, जब मुझे समझ में आ गया कि जब उसका वरदहस्त मेरे ऊपर रहेगा तो मुझे किस बात की चिंता। जिसने सूर्य बनाए हैं, पृथ्वी बनाई हैं, जिसने
कितनी चीज़ें बनाई हैं, जी उसका अगर मैंने एक क्षण भी मैंने अपनी ओर आकर्षित किया जी तो सब कुछ मिल जाता है। जी सब कुछ मिल जाता है, जीवन में सब कुछ मिलता है। तो जो चीज़ें हैं, पेशे से भी मुझे इस जन्म में एक चिकित्सक होने का, और उसमें भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। जी तो ऑर्थोपेडिक सर्जन एक ऐसा है कि हमको मतलब हम बीमार लोगों को नहीं देखते, जी हम हेल्दी लोगों को देखते हैं हेल्दी जो लोगों जीवन को में देखते हैं। जी अति क्रियाशील हैं, जी और अति क्रियाशीलता की वजह से कि गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जी तो दिमागी रूप से वो जी। बिल्कुल ठीक है, बीमार नहीं है वो, लेकिन वो जैसे डेंटिंग पेंडिंग होती है, जी, इंजन अच्छा जी, है लेकिन जी, गाड़ी, जी तो वो हमारे गैरेज में, हमारे ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, उनसे जब बात होती है उनको ठीक करो, तो वो जो खुशी उनको मिलती है वापस ठीक होने की, जी उससे बहुत भीतर एक अच्छा लगता है। तो जी, ये एक संतोष मिलता प्रकार से एक जी, मोटिवेशन है। जी जी और इसी जीवन यात्रा में जब आरोग्य भारती ने मुझे चुना, जी एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य, एक नया वर्टिकल जी, आरोग्य जी, भारती में आया, जी, जी, तो मुझे फिर डार्विन का वो सिद्धांत याद आया गया उसमें, जी जो कहता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उनका पहला सिद्धांत है कि जी। इस पूरे जीवन में संघर्ष तो वाजिब है, संघर्ष है, जी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उससे संघर्षशील जीवन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इसमें जो जीत जाएगा, वो जो फिट है वही जीतेगा, इसमें वही आगे बढ़ेगा, और जो जीत जाता है इस संघर्ष के बाद, तो लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसे सिलेक्ट करती है लीडरशिप के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक यूनिवर्सल लॉ भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक झुकाव इस तरफ हुआ कि बचा हुआ जीवन जो है हम जीवन को समझने में लगाएं। ठीक है, आत्म को समझना, खुद को समझना, जिसे मैं अध्यात्म कहता हूँ, कि आत्मा का अध्ययन, खुद को समझना, यही अध्यात्म भी है। तो ये जैसे जैसे समझ में आता है, तो फिर शायद आरोग्य भारती में मुझे इस स्पिरिचुअल हेल्थ का उन्होंने मुझे जब तो एक रुचि मिल गई। तो ये चलते चलते जो है कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं, कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, बेसिकली ये एक पर्सनल फीलिंग है। तो सब कुछ जो मुझे लगता है कि जीवन में एक अनुभूति है, मिस्टिक एक्सपीरियंसेस जो बोलते हैं, तो वो मिलते गए और जीवन सरलता से चलता गया। डॉक्टर साहब, सेवा का कार्य तो आप कर ही रहे थे एक डॉक्टर के रूप में समाज में, क्योंकि डॉक्टर से बड़ा सेवक तो कोई और हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी आरोग्य भारती का इतना प्रमुख दायित्व लेते हुए अध्यात्म को भी आप अभी आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से आप देखते हैं अभी जो युवा हैं, आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है कि वो किस तरह से आध्यात्म के ऊपर उनका कैसा झुकाव अभी आता जा रहा है? अभी ये देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से समाज में परिवर्तन आ रहा है। मैं इसे एक मिश्रित भावना के रूप में मैं इसे देखता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था पश्चिम देशों में कि हम विश्व गुरु रह चुके हैं अध्यात्म में, रह चुके हैं, है ना, हम हैं नहीं। हमने ये जो सीट है ये हमने खो दी, है ना, हम कभी थे। तो वेदों का जो रचना है वो हमारी भूमि में हुआ, वेद हमारे हम रचे गए, वेद साक्षात ब्रह्मवाणी है। तो अगर हम उस काल से देखें, बीच में बहुत से कालखंड ऐसा आया जिसमें भारत की भूमि पे दूषित हुई भूमि, और हम अपनी जड़ों से कट गए। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जला दिया गया, लोग बाग यहाँ से हमारा ज्ञान लेके चले गए। बट एक समय आया जब मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के बाद में, जब हमको एक प्रकार से भूखे नंगों का देश कहा जाता था, सपेरे या इस तरह से, तो वहाँ से जब हम उठते हैं, जब एक अभावग्रस्त जीवन से सबसे पहले जो पाना होता है, मुझे लगता है कि वो एक आर्थिक अभाव जो होता है उसे ही पाने की। तो हम अपने जब विकसित देशों को देखते हैं, है ना, और हम विकासशील, आज भी हम डेवलपिंग कंट्री माने जाते हैं, तो हम उस रेस में अभी भी हैं। तो हमने जो है एक अच्छे जीवन की परिभाषा बदल दी। अच्छे जीवन की परिभाषा मतलब एक भौतिकवादी जीवन को ही हमने अपना एक जीवन मान लिया, एक मेटेरियलिस्टिक जीवन को। ठीक है, अच्छा घर, अच्छे पैसे, अच्छी गाड़ी, अच्छी घड़ी, अच्छे हॉलीडेज, तो यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन गया। इसी की प्राप्ति के लिए हमने विद्या हासिल की, है ना। गुरुकुल की विद्या जो थी उस वक्त, हम जब आध्यात्मिक गुरु रहे होंगे, तो गुरुकुल की विद्या और आज स्कूलों की विद्या
जी। इसमें 180 डिग्री ज़मीन जी, आसमान का बिल्कुल, फ़र्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अपने बच्चों को भी हम केवल इसलिए पढ़ाते हैं कि कम से कम उनका जीवन सिक्योर हो जाए। हुँ। अगर आप एक माँ बाप से पूछेंगे बच्चों को पढ़ाने का, हाँ भी अच्छी नौकरी मिल जाए, जी, जी, अच्छी बस पेंशन यही मिले, उद्देश्य। जी, बस जीवन जी, का उद्देश्य खत्म हो गया। जी, जी। मानव जीवन पता नहीं 84 लाख योनियों में कितने करोड़ों सालों की इस यात्रा के बाद क्या में बात ये मानव जीवन जी, मिलता है, जी। और उसे केवल चंद टुकड़ों में, रुपए के टुकड़ों में अगर जी, जी, हम जी, खर्च कर दें, जी, जी। तो ये तो बहुत जी, बिल्कुल, ठीक नहीं आयु को होगा। भी बिल्कुल डिवाइड कर दिया गया है वर्ग को। इतने में तुमको शादी है, ये तुम्हारा ये है, इसमें नौकरी है, इसमें ये है, इसमें घर बनाना है, बिल्कुल, बिल्कुल। इतने में ये स्टैब्लिश होना है, इतने में फिर बच्चों के, हाँ। फिर वो सारी चीज़ें, मतलब वही चक्र, वही वही चक्र। चक्र। शायद अपने बारे में जिस तरह से आप बता रहे हैं वो लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। इसके लिए जो है जी, हमको जो है मुझे लगता है कि चश्मा बदलना पड़ेगा। जी, जैसे हमारे जो अध्यात्म, हमारे वैदिक नॉलेज में 4 आश्रम माने गए जीवन के। जी, जी, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है। तो सामान्यतः 25-25 वर्ष के हैं ये। जी। लेकिन पूर्वा जी, आज के इस युग में एक तो 100 वर्ष तक जीना, बिल्कुल, लेकिन फिर भी बिल्कुल, मुझे जो जी। लगता है कि इस अति आधुनिक भागदौड़ के जीवन में मैंने इसको दशकों में बांट दिया। दशकों में बांट दिए, जी, बिल्कुल सही। आप हमारे दर्शक भी जो है, अगर कभी ध्यान से बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो आप देखिएगा कि हम अपने जीवन को 1 से 10 साल, जी, है ना, फिर 11 से 20, 21 से 30, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर दशक में जो है, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, हर दशक की अपनी एक विशेषता है। विशेष। 1 से 10 साल में 5वीं तक पहुंच जाते हैं हम, जी, प्राइमरी जी, स्कूल। जी। फिर 11 से 20 साल में हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएट हो जाते फिर 21 से 30 में अर्जुन जो है अपने कुरुक्षेत्र में आता है, बिल्कुल। ठीक है, अपनी पूरी एजुकेशन स्किल के बाद में अपने जीवन में पैरों पे खड़े होता है। जी, 21 से 30 में वो पाणी ग्रहण संस्कार में उतरता है, अपने जीवन अलग से तैयार करता है। 31 से 40 में हम धीरे धीरे जो है हम आर्थिक रूप से संपन्न होने लगते हैं, जी, ठीक है, और अपनी आवश्यकता और ज़रूरतों, डिज़ायर्स और नीड्स में हमको फ़र्क समझ नहीं आता। नहीं आता। फिर 41 से 50 की उम्र में जो है हम थोड़े से वैभवशाली होते हैं, एक नया परिवार उठने लगता है, लगता है। आपकी पुरानी पीढ़ी जाने लगती जाने है। लगती है, जी। तो इस जीवन की इस ऊहा-पोह में अगर देखें तो हर दशक का अपना एक महत्व है, जी, उसमें तारतम्य स्थापित करना। वैसे भी श्री कृष्ण कहते हैं, जब समत्वम योगा उच्यते, जी, समभाव, संतुलन, जी, तो बैलेंस जो है जीवन का एक बहुत बड़ा एक फार्मूला है जी, कि जब ये समझ में आने लगता है कि हाँ, हम एक संतुलन बना के रखें विज्ञान और अध्यात्म दोनों का। जी। मैं ये नहीं कहता कि जो है हम हमेशा अध्यात्म अध्यात्म की ओर ही चले जाएं। जाएंगे, जी, ये भी जी, है ना। लेकिन हम केवल फिजिकल और भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक जीवन ही जिएंगे तो बीमारी की तरफ जाएंगे। जी, बिल्कुल। और आपने जो युवा वर्ग की बात जी, करी है, जी। तो आज इस युग में क्यों 25 और 30 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं? जी, आए दिन हम पेपर में पढ़ने लगे। आज से 25-30 साल पहले हार्ट अटैक मतलब किसी 60-70 साल के व्यक्ति जी, में हार्ट अटैक हो तो फिर भी समझ में मतलब आता था। युवा तो सोच भी नहीं सकते है ना? थे, ये बीमारी ही कहते थे हमारी नहीं है। यस। जी, जी, तो लेकिन एक युवा जो जिम जाता है, जो लॉन टेनिस खेलता है, जो भागता दौड़ता है, अचानक पता चलता है एक दिन चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक हो गया। जी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये हम सबको बैठ के समझना होगा कि ऐसी जीवन शैली क्या अपना रहे हैं। तो मेडिकल साइंस ने जो है इस पे बहुत बहुत विस्तृत में गहराई में जाके जो खोज रहे हैं चीज़ों को, तो अब मोटे तौर पे मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारी हर क्रिया, चाहे मानसिक सोच हो चाहे शारीरिक क्रिया हो, हर सोच जो है उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 प्रकार की कैटेगरी में, एक इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी, है ना। इन्फ्लेमेशन क्या है? मेडिकल साइंस का शब्द है, है ना। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है मतलब हमारे शरीर का रिएक्शन बाहर के किसी भी स्टिमुलस के लिए, किसी खतरे के लिए, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये लाइफ सेविंग होता है ना। अचानक सामने से मान लीजिए कोई ऐसा खतरा आ गया तो शरीर बिल्कुल तैयार होता है ना। इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, राइट। और दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी। जब इन्फ्लेमेशन हो गया, शरीर तपता है, भीतर कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, हार्ट रेट बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, आंखों की पुतलियां फैल गई, हम भागने या लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब इसे शांत करना है, इसे शांत करना है, तो इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। शरीर में इन्फ्लेमेशन मतलब
सिंपैथेटिक सिस्टम, जी और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब पैरासिम्पैथेटिक। जी ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के तहत आते हैं, जी है ना। जी जैसे बिल्कुल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी जवाबदारी अभी मेरा सीनस मेरी, संभाल रहा है। जी लेकिन इसी वक्त मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, जी हार्ट रेट चल रही है, बीपी चल रहा है, सांसें चल रही हैं, इंटेस्टाइन के अंदर में पाचन तंत्र की सारी चीज़ें, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जी उसके दो जो तत्व हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, पूरा जीवन इन्हीं का बना है। इन्हीं तो का। आज की लाइफस्टाइल में अगर देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ चलते हैं। जी सुबह उठते ही हम अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑन कर देते हैं, जी चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चाहे वो मोबाइल देखना जी, है, जी, चाहे हमको अपने टारगेट देखने हैं, चाहे मेल देखना है, आज के टू डू लिस्ट देखनी है, जी हम उसे ऑन कर देते हैं। जी ये सबकॉन्शियस तनाव है जी ना। अपने टारगेट पूरे करना, बॉस का दिया हुआ कुछ काम है, जी या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, है ना। बच्चे की स्कूल की फ़ीस है, बच्चे को बस में छोड़ना है, बच्ची को बस में छोड़ना है, उसकी शादी की चिंता है, उसके एग्ज़ाम की चिंता है। ये चिंताएं एक के बाद धीरे धीरे ये बन जाती हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जी तो आज की जो बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, अपच हो, ठीक है, मोटापा हो, सुस्ती हो, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जितने भी ये आधुनिक जीवन शैली से उपजे रोग हैं, इनमें कोई बैक्टीरिया इनके पीछे जवाबदार नहीं है। जी आप खुद सबसे बड़े बैक्टीरिया बन चुके हो। जी ये आपके द्वारा ही उचित, आपके विचारों से उचित। जी तो इसलिए जो है, ये जो युवाओं के लिए बोलना चाहूँगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी में भेद अंतर देखें, समझिए। भेद देखें। बिल्कुल ये फास्ट फूड खाना, जी ठीक है, पिज़्ज़ा मैं किसी होटल या किसी के व्यापार पे मैं जी, नहीं कर जी, रहा, लेकिन जी, हाँ, हाँ, वंस इन ए लेकिन वाइल जी, जी, भगवान ने हमको स्वाद ग्रंथि दी है, बिल्कुल बिल्कुल तो हफ्ते में एक आध दिन कर लें जी, बट जी, हमेशा जी तो ये इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है। जी जी देर रात तक सोना, हम्म, है ना, ये इन्फ्लेमेटरी बिल्कुल एक्टिविटी है। बिल्कुल सर। सुबह उठते ही मोबाइल में लग जी, जाना, ये ये सारी इन्फ्लेमेटरी। जी जी तो एक यंग लड़के को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, जी। उसे नहीं पता, बट टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी ये कहती है कि 10 साल आपने जो लाइफस्टाइल झेली है, जी 10 साल, वो 11वें साल में सिम्टोमेटिक, लाक्षणिक होती है। क्या बात है। आपकी अगर इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली 11वें साल में जाके आपके जीवन में शारीरिक रूप से कुछ बीमारी या रोग ग्रस्त हो जाएंगे। जी ये बिल्कुल तय है। बहुत बहुत मतलब आपने जीवन के उस गणित को बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया सर, कि हम सोचने पर हमारे दर्शक भी मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हमने दशकों में अपने जीवन को इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। वो लास्ट अपने दशक दिखेंगे, और जब आपने कहा कि 11वें साल में पता चलेगा, अच्छा ये हमारे उन 10 सालों का परिणाम है जो आज Yes. 11वें साल में हमको पता चल रहा है। आज युवा भी या दर्शक हमारे देख रहे होंगे आपको, तो और ज़्यादा प्रेरित हो रहे होंगे, क्योंकि एक चिकित्सक वो सेवा के लिए भी सोच रहा है, आध्यात्मिक के लिए भी सोच रहा है, और वो आपको वो सूत्र दे रहा है जो जीवन में सिर्फ हेल्थ से निकल के नहीं, आपके मानसिक और आपके हृदय बहुत सारी चीज़ों को क्या कह सकते हैं कि उसको प्रभाव डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, आपके जीवन जीने की शैली को। एक आपका जो जिस तरह से आपका सामाजिक व्यक्तित्व है, अगर हम बात करें नर्मदापुरम की, आज नर्मदापुरम में जब हम नाम लिखते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, तो लोगों को याद आता है कि आप जैविक खेती के माध्यम से एक अलग संदेश दे रहे हैं, आप तपोवन के माध्यम से अलग संदेश दे रहे हैं, और आप उपवन के माध्यम से अलग संदेश दे रहे हैं। ये जो उपलब्धियां आपने हासिल की है, या यूँ कहीं जो माइलस्टोन आप लोगों के लिए बनाते जा रहे हैं कि नहीं, इसके बराबरी जहाँ और है, इन सब के बारे में भी हम संक्षिप्त रूप से जानना चाहेंगे कि ये क्षेत्र और इस तरह से डेवलपमेंट, ये सोच में लाना कि नहीं फूड में भी तो जैविक खेती, या उस घर में रहना जो सिर्फ प्योर ऑर्गेनिक रूप से बनाया गया हो, ये सब भी हम जानना चाहेंगे। पूर्वा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, माँ नर्मदा का मेरे जीवन पे जो है जो प्रभाव है, जी जी तो माँ तो है ही हो, जीवनदानी तो है ही है। जी तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी में तो आपको एक डुबकी लगा के जी जी आप अपनी ज़िंदगी को सफल टाल बनाएंगे, सकते हैं, जी। माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से। दर्शन मात्र से। तो जब आप बहुत ही पवित्रता के साथ में जुड़ जाते हैं, जी तो ये सारे के सारे ईश्वर हैं, ये है ना। ये सब जैसे जैसे 5 तत्व हैं, जी अगर हमें सच में ईश्वर देखना है तो सूर्य भगवान, अग्नि तत्व, ये साक्षात ईश्वर हैं, जी है ना। आदित्य हृदय स्तोत्रम का अगर आप पाठ जी, करते हो तो जी, आपको जी, पता चलेगा जी, 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 कि बिल्कुल। असली ईश्वर तो धरती माँ है, जी
जल है, अग्नि है, वायु है, जी। आकाश है, ये सारे के सारे ईश्वर रूपी तत्व विद्यमान हैं। तो माँ नर्मदा आपके स्वप्न में आती हैं। जी। जब आप छोड़ देते हो तो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, जी। तो ये जितने भी ये देव आत्माएं हैं, ये जी। शक्तियाँ, ये आपको गाइड करती हैं। जी। तो नवदापुर में मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी कभी रोंगटे खड़े होते हैं जिस तरह से वहाँ के जो मेरे भाई बंधु जैसे प्यार करते हैं जी। मुझे, जी। जी। जैसे विश्वास करते हैं, जी। ये साधारण बात नहीं है। जी। ये पता नहीं कितने जन्मों के सत्कर्मों का फल होगा जी। जो मुझे प्राप्त हुआ है। मेरी एक बात पे वो भरोसा करते हैं। जी बिल्कुल। छोटा सा नवदापुर है ना, जी। आसपास बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, बड़े बड़े, लेकिन लोग बाग इलाज के लिए जो है विश्वास करते हैं। विश्वास एक बार करते हैं। कह दिया वहाँ तैयार हो जाते जी। हैं। जी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक अनुभूति भी है, और मैं अनुग्रहित हूँ उनके प्यार से। जी। फिर जब आपको संसार में काम करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि एक बार मैं हिरवे बाज़ार, एक महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िले में एक गांव है, जी। जो एक आदर्श गांव है। जी। उनके जो सरपंच थे पोपटराव पवार, उनसे मिलने का मौका मिला। तो उनसे प्रेरणा लेके हमने नवदा जीवनदानी शुरू की थी। हमने जो जी। जी। नवदापुर ज़िले के संस्था, 45 जी। गाँव गोद लिए जी। थे। तो एक जी। गाँव को कैसे आदर्श बनाए, क्या ऐसा सपना देख सकते हैं कि एक गांव में सभी साक्षर हों, कोई भी गरीबी रेखा से नीचे ना हो, ठीक है, हर आदमी वैक्सीनेटेड हो, जी। ठीक है, सारी के सारी डिलीवरीज जो हैं वो जी। संस्थागत डिलीवरीज हों, जी। सब लोग अपने पाँव पे खड़े हों। तो ये एक ऐसा साफ सफाई स्वच्छता जी। में, जी। तो ये हमने जब ठाना कि हम ऐसा करेंगे, तो हमने ऐसे 45 गांव गोद लेके, जी। और हर गांव में हमने जो है अपने साथ जोड़ के जो वॉलंटियर्स खड़े किए थे, लगभग 2200-2300 वॉलंटियर्स हुए थे। तो रोज़ हम लोग एक वाहन से जाते थे। तो महीने में 2 बार एक गांव को हमने चुना था। जी। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। वो देखते थे, सुनते थे, समझते थे। धीरे धीरे गांव के युवा जो है जुड़ने शुरू हो गए। अपने गांव में एक परिवर्तन लाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। वो मेरे लिए एक बहुत ही एक अवार्ड था। तो उसके बाद फिर बात हुई कि जब हम आज हम जिस घरों में रहते हैं, लोहे सीमेंट रेत से बने घरों में, तो अगर हम उसको फिर से जो हमारा गांव है उस तरफ जाएं, तो जो तपोवन की बात करते हैं, तो वो पूरा मिट्टी, गोबर, गाय के गोबर से और इससे बना हुआ है, बना है। तो आप नंगे पैर जब चलते हो, जब उसमें रहते हो, उसकी 1.5 फीट की दीवारें हैं, ठीक है। एक तो बाहर से टेम्परेचर उसका 3-4 डिग्री कम होता है, बट उसके भीतर जाने से अचानक जो है आपका जो है ऑरा है, उसके अंदर की जो ऊर्जा है, वाइब्स है, वो बदलती हैं, बदल जाती है, शीतलता प्रदान करता है आपके, ठीक है। और उपवन जो बताया आपने, तो उपवन जो है नर्मदा किनारे कुछ मेरे पास कृषि है, जिसमें मैं 10-15 वर्षों से एक ऑर्गेनिक मैं खाद फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल करता। तो हमारा चूँकि जीवन जो है अन्न और पानी से मिलके बना हुआ है, जैसा अन्न वैसा तन्न कहा जाता है। तो वैसे भी जो है हम जब ऑर्गेनिक भोजन जो है, शुद्ध फूड प्लांट्स की बात करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है। ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स को दूर करता है। तो एक आचार, अपना जो आहार, व्यवहार, विचार, ये तो आवश्यक है। अच्छे जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। तो एक प्रकार से हमने इसको एक कमर्शियल रूप में हमने जो हम कर सकते थे, जैसे मेरे पास जितने गौ सेवा है, हमारी गाय भी जो है वो ऑर्गेनिक आहार ही लेती हैं। अरे वाह, ठीक है। और उससे दूध से घी, वो घी जो है प्रकार से औषधि का काम करता है। वैसे भी कहा जाता था कि जो किचन जो होता है, घर का रसोई, वो एक औषधालय है। उसके भीतर जितने हम खाना खाते हैं, सब्जियां, गरम मसाले, सारे के सारे जो हैं एक औषधि का काम करते हैं। तो हमको जब ये समझ में आने लगता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है, उसमें जब आप चलने लगते हो, तो यही एक कारण था कि नवदापुर में मुझे एक मेरी कर्मस्थली है नवदापुर। तो उसमें हमने जो तपोवन बनाया, तो बहुत लोग आके उसमें बैठते हैं, बैठ के कुछ वृद्धजन उसमें योगा करते हैं। तो उनको जो मिलता है वो एक अनुभूति है, उसके अंदर हीलिंग है। बहुत से लोग हील होते हैं, ठीक है। बीपी कम हो जाता है लोगों का, क्या बात। उनका शुगर जो है देखते देखते जो है उनको डायबिटीज़ की गोलियां जो है वो परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ें तो, और यही चीज़ जो है जब आप एक खुशनुमा व्यक्ति जब अपने घर में जब जाता है, तो वो घर के ऑरा को बदलता है। मतलब आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, और आप उन चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को भी उससे जोड़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था सर कि हमारे आपके व्यक्तित्व और आपके कृतित्व को समाहित कर पाना हमारे लिए भी एक एपिसोड में बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये उपलब्धियाँ, ये जो जिस तरह से
आप एक्सपीरियंस ले लेकर और जिस तरह से लोगों तक वो चीज़ पहुंचा रहे हैं, जनमानस में अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को आप पुनर्स्थापित कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि आपके आगे के विज़न के साथ एक अच्छा सा संदेश भी लोगों तक पहुंचे। अभी योग दिवस भी हमारा पूरा देश मना रहा है, देश का पूरा विश्व ही मना रहा है, अब तो पूरी दुनिया अनुसरण करने लगी है भारत का। तो एक ऐसा संदेश आप तक पहुंचे, लेकिन इस वादे के साथ कि आपकी इन उपलब्धियों को हम आगे भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका एक प्यारा सा संदेश। मैं दूरदर्शन के माध्यम से हमारे सब भारतवासियों को केवल और केवल ये विश्वास के साथ केवल एक आपसे बात साझा कर सकता हूँ कि आप जो चाहो वो पा सकते हो। यूनिवर्स जो है वो लुटाता है। इस नेचर का, इस प्रकृति का केवल एक सिद्धांत है कि आप उसे एक दो, वो अनेक देती है। चाहे गेहूं का एक दाना हो, चाहे आम की एक गुठली हो, ऐसा पूरा वृक्ष लगता है और कितनी जनरेशन लेती हैं। यह अटूट सिद्धांत है कि आप जो चाहते हो वो दो, चाहे वो घर का हवन हो, चाहे संकल्प हो। तो जीवन में खुश रहना है, यदि आपको तो खुशियाँ बांटनी पड़ेंगी। जीवन में आपको स्वस्थ रहना है तो एक स्वस्थ विचारों के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि माइंड और बॉडी का रिलेशन बहुत है। और यहाँ पे आज के इस युग में युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और अपने इतने अच्छे सुंदर विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि अभी डॉक्टर राजेश जी ने कहा कि यूनिवर्स दोनों हाथों से हम सबको देने के लिए, हम सब पर लुटाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हम में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको ग्रहण कर सकें। आज भी बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे विचार इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचे हैं जो हमको भी ग्रहण करने हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। अब आप ही सोचिए और विचार कीजिए कि आपको अपने जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण कैसे करना है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।